नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। बोल इंडिया में आज है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट किरण कुमार विस्सा, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किसानों के साथ एक्टिव हैं। किरण कुमार विस्सा किसानों के एक राज्य स्तरीय संगठन रायतू स्वराज्य वेदिका के को फाउंडर हैं और ये संगठन छोटे किसानों के अधिकारों और बेहतरी के लिए काम करता है। पेशे से इंजीनियर किरण कुमार विस्सा ने आईआईटी मद्रास से बीटेक किया है और अमेरिका से एमएस किया है। वो बतौर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर भी काम कर चुके हैं और 15 साल पहले उन्होंने अपनी अमेरिका में चल रही अच्छी खासी नौकरी को अलविदा कहा और किसानों के बीच काम करने के लिए भारत वापस आ गए। किसानों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आज किरण कुमार विस्सा एक महत्वपूर्ण नेता हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आज अगर किरण कुमार विस्सा किसानों से जुड़ी हुई नीतियों और कानूनों के बड़े जानकार माने जाते हैं, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की है ताकि किसानों के मुद्दों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठा सके। जमीन से लेकर कोर्ट तक किसानों की आवाज बुलंद करने वाले किरण कुमार विस्सा बटाईदार किसानों, फसलों की बर्बादी, रायतू बंधु और एमएसपी से जुड़े अखबारों पर जो मुद्दे हैं उनको टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों पर लगातार उठाते रहते हैं। वेलकम टू द शो किरण कुमार विस्सा। हाँ, थैंक यू सर। आदाब। आदाब। हमको बताइए कि ये बीआरएस का कहना है कि जितना उनकी सरकार ने तेलंगाना में किसानों के लिए काम किया है, उतना किसी दूसरी राज्य सरकार ने नहीं किया है। कि जब नया तेलंगाना राज्य बना तो किसानों की क्या उम्मीदें थी? क्या किसानों की ये उम्मीदें पूरी हुई आपके हिसाब से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये तो चीफ मिनिस्टर केसीआर जो हैं पूरे देश भर में भी ये जाके कहते रहते हैं कि जितना तेलंगाना सरकार ने किया उतना किसी और सरकार ने नहीं किया और ये सब। लेकिन तेलंगाना में रहने वाले लोग हम जो हैं और यहाँ के किसान जो हैं वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है यहाँ पे जो भी हो रहा है किसानों के साथ। क्योंकि जब तेलंगाना का मूवमेंट बना, वो तो एक हक की लड़ाई थी। यानी इक्वालिटी की, जस्टिस की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी। तो उसमें सब तबकों के लोग ये उनका होप ये था कि तेलंगाना बनने के बाद जो भी समाज के छोटे तबके के लोग हैं, किसान हैं, खेत मजदूर हैं, छोटे लघु किसान हैं, उनकी स्थिति और बढ़ेगी और उनके हक जो हैं, जो कानूनन उनको मिलनी चाहिए, वो उनको मिलेगी। ये ऐसा लड़ाई था जो हक और न्याय की लड़ाई थी। और किसान ये भी उनकी आशा थी कि जो किसानों की आत्महत्या की श्रृंखला चल रही थी तेलंगाना के क्षेत्र में, जब एक राज्य था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान में था पूरे देश में। महाराष्ट्र के बाद किसानों की आत्महत्या में दूसरे स्थान में था आंध्र प्रदेश और उसमें भी जो तेलंगाना के क्षेत्र जो है उसमें और ज्यादा आत्महत्या भी हो रही थी। तो आत्महत्या किसानों की आत्महत्या तेलंगाना में नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा था, एक बड़ा स्लोगन भी था। और ये भी एक अपेक्षा थी क्योंकि तेलंगाना जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है उससे यहाँ का क्षेत्र बहुत अलग सा है। यानी कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में जो पूरा सिंचाई से चलती है और पैडी का क्षेत्र है। पूरे देश में भी वो पैडी का यानी कि धान का सप्लाई करता है, ऐसा क्षेत्र है। तो पूरा एग्रीकल्चर का पॉलिसी जो है, कृषि की नीति, वो पूरा धान के किसानों के हित में बना और जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है या किसी और तरह का सपोर्ट सिस्टम देती है, वो भी ज्यादातर धान उगाने वाले किसानों के हित में था। लेकिन तेलंगाना के क्षेत्र में और कई सारे ज्यादा फसल उगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लैंड है। जो कोस्टल आंध्र प्रदेश लो लाइंग लैंड है, वहां पे धान का फसल चलता है। यहाँ पे जौवर चलता है, यहाँ पे तूर दाल चलता है, यहाँ पे बहुत सारे किस्म के मोटे अनाज यहाँ पे उगते हैं। यहाँ सनफ्लावर ऑयल सीड्स
ग्राउंडनट, ये सब उगते हैं। तो इन सभी फसलों को भी एक न्यायपूर्ण दाम मिलना चाहिए, उसका एक मार्केट होना चाहिए। ये सब की भी अपेक्षा थी किसानों की। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद जो हमने देखा कि बहुत ही शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज रही हैं गवर्नमेंट की। यानी कि सरकार ने सोचा कि 1-2 बड़े स्कीम्स अगर हम किसानों के लिए घोषित कर देंगे, तो समस्या हल हो जाएगी, हमारी ज़िम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा एक रवैया उन्होंने अपनाया। इसलिए आप देखते हैं कि सीएम केसीआर भी जब किसानों के बारे में बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट बना। नहीं तो रैतु बंधु स्कीम हम दे रहे हैं, इतना कोई भी नहीं दे रहा। लेकिन 1-2 स्कीम से किसानों की जो भी बाधाएँ थी तेलंगाना बनने के पहले, वो तो खत्म नहीं होने वाले हैं। पूरे व्यवस्था एक ठीक ढंग से प्लानिंग करते हुए, जो भी हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, वो सब हल करते हुए एक एक नीति और एक सरकार की रवैया बननी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बनी। तो इसलिए अभी भी तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी हो रही है। लगभग 6 से 700 किसान हर एक साल, यानी कि हर रोज 2 किसान अपने जान ले रहे हैं, क्योंकि उसका फसल का नुकसान हो रहा है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है खेती में। ये सब चीज जो है, इसका हल इन्होंने नहीं ढूंढा। तो इसलिए तेलंगाना के किसान तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। बाहर सरकार जो भी जाके बोले दूसरे राज्यों में, वो यहाँ की स्थिति है। ये जो रायतु बंधु योजना है, इसमें हम्म। क्या कमियां आपको नजर आती हैं? हाँ, तो ये रईतु बंधु में क्या है कि ठीक है, सरकार किसानों के अकाउंट में अगर कुछ पैसा डालती है तो वो वेलकम है, स्वागत करते हैं उसका। लेकिन वो स्कीम का डिजाइन में बहुत ही खामियां हैं। पहली चीज जो है, ये हर एक एकड़ का अकाउंट में इतने पैसे डाल रहे हैं, हर एक सीजन में 5,000 रुपए। लेकिन आपको जितना भी जमीन है उतना ज्यादा पैसा आपको मिलता है। जनरली क्या है कि अगर आप वेलफेयर स्टेट में देखें, तो गरीबों के लिए या जो छोटे तबके के लोगों के लिए सरकार ज्यादा जिम्मेदार होती है। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है कि अगर आपके पास 25 एकड़ की जमीन है, तो आपको हर एक साल 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में फ्री में आ रहा है। 50 एकड़ है तो 5 लाख रुपए आ रहे हैं। अभी तो एक कुछ मिनिस्टर्स और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसे लोगों को भी ओपनली वो कह रहे हैं कि मेरे पास 150 एकड़ का जमीन है। वो हालांकि वो सीलिंग लिमिट से भी ज्यादा है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सीलिंग लिमिट से ज्यादा जमीन है तो उसको लेके वो जमीन ही किसानों को बांटे। वो तो नहीं कर रहा है। लेकिन 150 एकड़ के लिए उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादती है। यानी कि आपका स्कीम का डिजाइन जो है, छोटे सीमांत लघु किसानों को उसका बेनिफिट ज्यादा मिलनी चाहिए। जो बड़े किसान हैं, अभी कैपिटलिस्ट खेती जो करते हैं, उनको ऐसा कैश सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, ये पूरा जमीन के रिकॉर्ड से आप जब स्कीम को जुड़ के रखे हैं, तो अभी की स्थिति क्या है कि बहुत सारे बटाईदार किसान, लाखों बटाईदार किसान, यानी कि दूसरे जमीन के मालिक जो हैं, उनके खेत वो लीज पे लेके खेती कर रहे हैं। हमारे स्टडी में ये निकला कि इनकी संख्या 22 लाख से ज्यादा है। 22 लाख से ज्यादा बटाईदार किसान हैं जो लीज पे लेके खेती कर रहे हैं। लेकिन जमीन का पट्टा तो मालिक के नाम पे होता है। तो रईतु बंधु का पूरा जो सपोर्ट मिलता है वो मालिक के अकाउंट में जाता है। लेकिन कौन एक्चुअली रिस्क ले रहा है, कौन फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है, कौन जमीन को जोत रहा है, कौन अगर मान लीजिए प्रकृति की आपदा आती है, कुछ बाढ़ आती है, किसका फसल नुकसान हो रहा है, वो पूरा बटाईदार किसान का। लेकिन मनी तो आप सिर्फ जमीन के मालिक के अकाउंट में डाल रहे हैं। अभी हमारा स्टडी ये दिखाता है कि हर एक साल जो 15,000 करोड़ रुपए
ये रैतु बंधु स्कीम के नाम पे जो सरकार खर्च कर रहा है, उसमें से 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए जो बिल्कुल ही खेती नहीं कर रहे हैं, किसी सिटी में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं या शायद गल्फ में बैठे हैं, ये लोगों की जमीन उनके नाम पे है, इसलिए 5 से 6 हजार करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन जो खेती खुद कर रहे हैं उनके अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। और ये 6,000 करोड़ जो है, ये आम लोगों के पैसे हैं। ये सिर्फ केसीआर के पैसे नहीं है, ये उनकी जो दान धर्म का मामला नहीं है। तो ये दोनों बहुत से बड़े मुद्दे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि रैतु बंधु स्कीम का पैसे जो हैं, बहुत बड़ा तबका वो खेती ना करने वाले के अकाउंट में जा रहा है। और तीसरी ये बात है कि रैतु बंधु स्कीम देने के बाद अ, बहुत सारे दूसरे स्कीम जो हैं या पब्लिक सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं, जो मदद की व्यवस्था जो है, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस सबको इन्होंने हटा दिया है। मान लीजिए प्रकृति की आपदा आती है, कानून के अंदर इनको राहत मिलनी चाहिए। जिनका फसल नुकसान हुआ है उनका सर्वे करनी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। फसल बीमा नहीं हो रहा, नहीं मिल रही है। तो सभी स्कीमों को, जो जो मैकेनाइजेशन का सपोर्ट का स्कीम है या ड्रिप इरिगेशन का स्कीम होता है, ये सब चीजों को इन्होंने बाहर रख दिया है। इसके लिए कुछ पैसे एलोकेशन नहीं है, क्योंकि रैतु बंधु मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्कीम से समस्या हल नहीं होती है, लेकिन आप एक स्कीम को पकड़ के दूसरे सभी स्कीम को पूरे नजरअंदाज कर दिए। ये तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है रैतु बंधु स्कीम का। अब देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो टेनेंट फार्मर्स हैं इनको भी रायतु बंधु और दूसरे फायदे देने का वादा किया है। और उन्होंने अपनी 6 जो गारंटियां बताई हैं उसमें इस बात को शामिल किया है। उधर मुख्यमंत्री केसीआर कह रहे हैं कि बटाईदार किसानों को पहचान पाना ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इस बात में कितनी आपको सच्चाई दिखाई देती है? हाँ, तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है कि टेनेंट फार्मर्स, बटाईदार के किसानों को भी रैतु बंधु और दूसरे जो भी स्कीम्स हैं उसको लागू करेंगे। ये तो बहुत स्वागत करने वाली बात है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा संगठन तो 10 साल से लड़ रहा है। उससे पहले भी, यानी कि तेलंगाना बनने से पहले भी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारा स्टडी ये दिखाता है कि 35% किसान जो हैं तेलंगाना में, वो बटाईदार किसान हैं। उसमें से पूरे जमीनहीन किसान भी हैं, और जिनके पास शायद एक आध एकड़ खुद की जमीन है, लेकिन 1 एकड़ के खेती करने से परिवार नहीं चलता है। तो वो लोग और 4-5 एकड़ लीज पे लेके खेती करते हैं। यानी कि हमारे स्टडी में ये दिखा कि इन सभी लोगों के लिए अपने खुद का जमीन जो है, 1 या 1.5 एकड़ उनका जमीन होता है, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो वो लीज पे लेके खेती करते हैं। लेकिन इसका रिकॉग्निशन करने के लिए तेलंगाना का सरकार तैयार नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि सीएम केसीआर ने कहा कि कैसे इनको हम कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे स्कीम पहुंचाएंगे, ये सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और और ज्यादती भी क्या है कि इन्होंने कहा कि हमारे नजर में, यानी कि उनके सरकार की नजर में, सिर्फ जमीन का पट्टा जिसके हाथ में है वही किसान है। जो खुद खेती करते हैं, जो बटाईदार किसान है, वो किसान नहीं है। तो ये असली किसान और बटाईदार किसानों के को एक अलग से देखते हैं। ऐसा इनका स्टेटमेंट्स भी है, असेंबली में है, पब्लिक स्पीचेस में है। तो इसमें हमें दो चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। हम कैसे पहचानेंगे, ये तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में कानून है। जो 2011 में 2011 में आंध्र प्रदेश स्टेट में जो जब एक राज्य था तब बना, और तेलंगाना बनने के बाद 2015 में इसको तेलंगाना में भी लागू कर दिया है। असेंबली रेजोल्यूशन से इसको लागू कर दिया है। इसके अंदर
हर एक साल एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बटाईदार किसानों के तरफ से एप्लीकेशन स्वीकार करके लोकल लेवल पे वेरिफिकेशन करके उनको एक कार्ड देने का जिम्मेदारी जो है वो सरकार के ऊपर है। हर एक साल उनको हर एक बटाईदार किसान को पहचान के जो भी अप्लाई करते हैं उनको पहचान के कार्ड देने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। एक बार वो कार्ड मिल जाता है, उसके बाद सभी जो जमीन के ये सरकार की स्कीमें हैं, उनका बेनिफिट तो ये कार्ड जिसके पास है उनको जाना चाहिए। ये पूरा कानून है, इसके रूल्स हैं, इसके प्रोसीजर्स हैं, सभी हैं। वैसे ये भी कहना चाहता हूँ कि 2015-16 में हम जैसे संगठन जब पूरा दबाव डाले कि आप ये कानून को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसी सरकार ने 45,000 बटाईदार किसानों को कार्ड भी दिया है। यानी कि कार्ड नहीं दे सकते, ये सरकार नहीं कह सकती है क्योंकि आपने ही कार्ड दिया है। लेकिन उसके बाद जब 2016-17 में ये राइतु बंधु ये सब स्कीम का उनके मन में ये जो योजना चलने लगी, तब ये इन्होंने डिसीजन लिया कि बटाईदार किसानों को हम बिल्कुल ही नहीं पहचानेंगे। तो कानून अभी भी बुक्स पे है, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम कोर्ट भी गए हैं। तो ये चीज़ है कि पहचानने की ये एक रवैया है, एक कानून है, उसका एक प्रोसीजर है, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है वो। लेकिन क्योंकि सीएम केसीआर अपने मन में ये बना चुके हैं कि बटाईदार किसानों से हमारा सरकार का कोई वास्ता नहीं है, ये जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं पहचान रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये जो जो पूरा एक बड़ा लैंडलॉर्ड का एक परिवार से जो ये आते हैं, तो इसीलिए इनके मन में जो छोटे सीमांत किसान होते हैं, लघु किसान होते हैं, जिसके पास 1 ही एकड़ है, वो लीज पे लेके खेती करते हैं, इनके नज़र में ये किसान नहीं है। लेकिन ऐसे किसान 22 लाख, 22 लाख किसान के परिवार हैं आज तेलंगाना में। तो इसलिए जब कांग्रेस या दूसरी पार्टी इनको पहचान करने की ये जो आश्वासन देती है, उसको हम पूरा स्वागत करते हैं। हम यही न्यायपूर्ण तरीका है, ये हम मानते हैं। ये जो बटाईदार किसानों का मुद्दा है, इसके अलावा और क्या बड़े मुद्दे हैं जो आप लोग अपने आंदोलन के दौरान उठाते हैं? बटाईदार जो किसानों के मुद्दे के अलावा जिनका दूसरे किसान और भी सामना कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों के बारे में भी हमको बताइए। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा ये है कि जब प्रकृति की आपदा होती है, तो आपदा की राहत देने की ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर रहती है। इसके लिए भी अ जो राष्ट्रीय स्तर पे कानून है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर एक क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ज़िम्मेदारी होती है राज्य सरकार की जब भी अगर बाढ़ आती है या कुछ साइक्लोन आता है या कुछ अकाल पड़ती है, ड्रॉट आता है या ओला वर्षा होती है, तो तुरंत राज्य सरकार के अधिकारी गाँव में जाके हर एक गाँव में जाके जहाँ पे अफेक्टेड हैं, कौन से किसानों की फसल नुकसान हुए, कितना नुकसान हुए हैं, अगर 33% से ज़्यादा नुकसान अगर हुई है, तो उसको एक राहत मिलने की ज़रूरत है। तो ये राहत के पैसे भी जो हैं सिर्फ 25% राज्य सरकार से आते हैं, 75% केंद्र सरकार से आते हैं। फिर भी ये राहत का एक्ट जो है, इसको भी सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसने नहीं किया है। सिर्फ पहले 2 साल तो पूरे अकाल पड़ा था तेलंगाना में। किसानों को याद भी होगा कि उनको पूरा अपना कैटल बेचना पड़ा, पूरा फसल का नुकसान हो गया है। लोग पानी के लिए भी तड़प रहे थे गाँव में। ऐसी स्थिति में भी इन्होंने अकाल का घोषणा भी नहीं किया 1 साल तो। दूसरे साल बहुत दबाव आने के बाद घोषणा किया था अकाल का, लेकिन उसके जो 700 करोड़ रुपए सेंटर से मिले थे, वो तो बिल्कुल इन्होंने किसानों के बीच में नहीं बाँटा। फिर उसके उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा हमें। लेकिन उसके बाद में अगर देखें हर एक साल हर एक किसान से अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे कि किसी न किसी तरह फसल का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये राहत उन्हें नहीं मिल रही है। इसके ऊपर हम कोर्ट भी गए थे जब 2020 में बहुत ही बड़ा साइक्लोन और बहुत ही बड़ा बड़े बाढ़ आए थे, बहुत ही बड़ा वर्षा हुई थी।
अक्टूबर 2020 में, तब लगभग 15 लाख एकड़ में बहुत ही फसल का नुकसान हुआ। ये राज्य सरकार ने खुद लिख के लिखित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन बिल्कुल 1 पैसा एक किसान को भी राहत में नहीं मिला। तो इसके लिए अगर जब हम कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है, ये ऑप्शनल नहीं है। आपके मनमानी से नहीं चलेगी, बिल्कुल ही आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फसल बीमा का योजना भी आपको लागू करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ये ऐसा जो बहुत ही अच्छा हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसको इम्प्लीमेंट ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। मैं भी उसमें पिटिशनर हूँ, मैं पहला पिटिशनर हूँ इसमें। तो इस केस में झूठ जितने सारे झूठ बीआरएस सरकार ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। इन्होंने एक तरफ ये कह रहे थे कि बिल्कुल फसल का नुकसान ही नहीं हुआ। और दूसरे पैराग्राफ में ये कहते हैं कि फसल का नुकसान हुआ था, लेकिन वो फिर फसल वापस आ गए। और तीसरा ये कहते हैं कि अगर फसल का नुकसान हुआ भी होगा, तो केंद्र से हमें पैसा नहीं मिला, लेकिन हमने दिखाया कि आरटीआई से कि केंद्र से पैसा मिला था। चौथा ये कहते हैं कि अभी तो पूरा देर हो गया है, हमें पता नहीं चलेगा किस किसान का नुकसान हुआ, किस किसान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। ये पूरा झूठे वादे ये कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। और दूसरी बात है, फसल बीमा का योजना जो है, उसको भी लागू करना ये बंद कर दिया 2020 में। यानी कि पिछले 4 सीज़न में एक ही राज्य है पूरे देश में जहाँ पे फसल बीमा लागू नहीं है। ये तेलंगाना राज्य है। तो हर एक साल जब हम तो बहुत सारे ऐसे किसानों के साथ काम करते हैं जो जहाँ पे किसान खुदकुशी कर चुके हैं, और वो परिवार बहुत ही ये कष्ट से गुजर रहा है। जब हमने उन सबका सर्वे किया है, हमें मालूम पड़ा कि 90% किसान की आत्महत्या जो है, वो फसल नुकसान की वजह से होता है। और जो 80% वो खुदकुशी करने वाले किसान हैं, वो बटाईदार किसान होते हैं। ये अगर 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बटाईदार किसान का और फसल नुकसान का, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स को पूरा नज़रअंदाज कर दिया इन्होंने। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा एक नाराजगी भी है किसानों के अंदर पूरे राज्य में, कि ये सरकार के रवैया अच्छा नहीं है। आपने किसानों की जो आत्महत्याओं की बात की, पहले भी आपने कहा ये बात, इसका ज़िक्र किया और आपने संख्या भी बताई कि हर साल कितनी संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं। अभी क्या स्थिति है? अगर अभी देखें पिछले 1, 2, 3, 4 वर्षों का कोई औसत निकालें तो उसमें कोई आपको गिरावट दिखाई दे रही है या क्या है अभी किसानों की आत्महत्या की स्थिति क्या है? और अगर वो वैसी ही बनी हुई है तो इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि हर एक साल लगभग 600 किसान, 5 से 600 के बीच में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस साल भी लगभग 600 पे पहुँच गए हैं, हालाँकि हम अभी नवंबर में हैं। तो किसानों की आत्महत्या की श्रृंखला तो चल रही है, रुकी नहीं है। थोड़ा-सा जो 5 साल से पहले है उससे अगर देखें तो थोड़ा-सा कम हुआ है, यानी कि तब 8 से लेके 900 किसान आत्महत्या कर रहे थे। अभी तो वो 600 तक पहुँचा है। इससे इसका बहुत ही बड़ा वजह हम देखते हैं जब गाँव में जाके हम काम कर रहे होंगे, कि क्योंकि एक रियल एस्टेट बूम के वजह से बहुत सारे गाँवों में ज़मीन का जो रेट है वो बढ़ गया है। खेती का स्थिति जो है वो इतना बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन ज़मीन का रेट जो है वो बढ़ गया है। इसी लिए अगर आपके पास आधा 1 एकड़ भी है, आप कितने भी नुकसान में हो, फिर भी आपके मन में एक आशा है, एक फॉल बैक ऑप्शन है, कि आधा एकड़ बेच देंगे तो कुछ लाख मिलेंगे, उसके उससे हम ये कर्ज जो है उसको दे सकते हैं। ये एक रीज़न है, बड़ा रीज़न है कि थोड़ा-सा कम हुआ है किसानों की आत्महत्या। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो वहीं पे वही है।
जैसे हम 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, बटाईदार किसान जो 80% किसानों की आत्महत्या कर रहे हैं में हैं, और जो प्रकृति की आपदा और फसल नुकसान का ये कुछ नहीं कर रहे हैं, फसल बीमा लागू नहीं किए हैं। एक तीसरा भी मुद्दा है, सभी जो किसान आत्महत्या करते हैं, वो पूरे कर्ज में डूबे हुए होते हैं, क्योंकि कर्ज नहीं ने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन कर्ज के बारे में अगर देखें, तो जो भी बैंक से किसानों को लोन मिलनी चाहिए, वो 25% से कम लोगों को, किसानों को मिल रहा है। अभी तो पिछले साल हम जब देखें, ये सिर्फ 22% किसानों को बैंक से फसल का लोन, जो क्रॉप लोन कहते हैं, वो मिल रहा है। क्योंकि ये फसल लोन वेवर का इन्होंने वादा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना खराब था कि वो पूरा जो कर्ज की, बैंक में कर्ज की व्यवस्था है, वो पूरा ये चौपट हो चुका है, और इसलिए लोग ज्यादातर, यानी कि 80% तक सिर्फ प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं, उनके यहाँ से वो कर्ज लेते हैं, बहुत ही बड़े ब्याज पे। तो इसलिए भी वो कर्ज के ये श्रृंखला में डूबे हुए हैं। ये सब चीज़ है, कारण किसानों की आत्महत्या श्रृंखला अभी चल रही है। ये जो धरनी डिजिटल भूमि रिकॉर्ड सिस्टम है, वो हाँ, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बनकर सामने आया है। तो धरनी की वजह से किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ हुई है? बिल्कुल ही। ये अगर किसी भी कोने में जाके आप बात करेंगे किसानों से, तेलंगाना में, हर एक गाँव में कम से कम 20 से लेके 50 ऐसे किसान होंगे, कि जिनका धरनी के कारण से प्रॉब्लम हुआ है। ये क्या है कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का इन्होंने एक सिस्टम बनाया, लेकिन बहुत ही हड़बड़ी में इसको बनाया, क्योंकि ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं, जमीन का पट्टा जो है, उसका टाइटल जो है, उसका एक 1B रजिस्टर होता है, ये सब किसानों के पास होता है, जो किसान जमीन का मालिक होता है। लेकिन इस सब के डिजिटलाइजेशन करने में इन्होंने इतनी हड़बड़ी से की। एक प्रोसेस इन्होंने चलाया 2018 में, लैंड रिकॉर्ड्स प्यूरिफिकेशन करके, सिर्फ 3 महीने का उसको वक्त दिया है। एक्चुअली 2014 में ये टीआरएस सरकार का वादा था कि हम पूरे जमीनों का रीसर्वे करवाएंगे, क्योंकि वास्तव में क्या है कि जमीन का सर्वे, पूरे जमीन का सर्वे जो होता है राज्य में, हर 30 साल में एक बार होना चाहिए। लेकिन पिछले सिर्फ 1920 में पूरे तेलंगाना का सर्वे हुआ था। लगभग 100 साल हो गए हैं सर्वे ना करते हुए। तो 2014 में इन्होंने वादा किया कि पूरा रीसर्वे करवाएंगे, उसके इससे लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे। लेकिन रीसर्वे इन्होंने नहीं करवाया। सिर्फ 3 महीने का ये वक्त देके ये पूरा डिजिटलाइजेशन का प्रक्रिया चलाया। क्यों सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया? क्योंकि ये 2018 में इलेक्शंस आगे करवाना चाहते थे। इलेक्शन से पहले रैतु बंधु का स्कीम का अनाउंसमेंट करना चाहते थे। रैतु बंधु स्कीम के लिए वो डिजिटल रिकॉर्ड्स से लिंक करना चाहते थे, तो इसलिए हड़बड़ी में की। तो इसमें क्या हुआ कि लगभग 15% केसेस जो हैं, लैंड का रिकॉर्ड्स जो हैं, वो पूरे प्रॉब्लम में फंस गए। तब इन्होंने कहा कि इसको पार्ट बी में करेंगे, और पार्ट बी के जो लैंड के मुद्दे हैं, तो वो हम 6 महीनों में उसको सुलझाएंगे। लेकिन अभी तक 5 साल के बाद, अभी तो 2023 में है, वो पार्ट बी के केसेस वहीं पे वही हैं। और ये भी हुआ है कि ये डिजिटलाइजेशन में जो जो किसान अभी जमीन जोत रहे हैं, जिनके हाथ में जमीन है, पट्टा उनके नाम पे नहीं हुआ है। हालांकि वो पिछले 2 जनरेशन से, यानी कि 50 साल से भी या 40 साल से उस जमीन पे हैं, फिर भी नाम किसी और का दिखा रहा है। लेकिन इसको चैलेंज करने में कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। बहुत सारे, इतने सारे कोर्ट केसेस हैं इस धरनी के ऊपर, लेकिन उसको सुलझाने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना रखा है धरनी से, और इसका इम्पैक्ट भी ज्यादातर
छोटे लघु किसान और जो असाइन्ड लैंड, जो दलित किसान जो होते हैं, जो भूमिहीन थे, जिनको सरकार ने 1-2 एकड़ का जमीन उनके नाम पे करवाया, इन सब का जमीन भी इसी धरनी में उलझन में पड़ गया है। अगर मान लीजिए एक असाइन्ड लैंड होल्डर होता है, तो उनका हक ये बनता है कि उनके बाद उनके बेटे या उनके बच्चों को वो जमीन उनके नाम पे होगा। लेकिन कहीं पे भी धरनी में ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि उसका पोर्टल में उसका हमने इनेबल नहीं किया है। तो असाइन्ड लैंड्स जो हैं, जो दलितों को बहुत स्ट्रगल के बाद उनके नाम पे 2-3 एकड़ का ज़मीन आया है, वो भी उनके हाथ से चले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार वो सब ज़मीन को किसी और प्रोजेक्ट के लिए, किसी और इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो हड़पना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ जो हैं, ख़ास करके छोटे लघु किसान जो ज़मीन पे खेती कर रहे हैं बहुत जनरेशन से, उनके हाथ से ज़मीन चला गया है। यानी कि ये रिवर्स लैंड रिफॉर्म, यानी कि आप जो ज़मीनहीन किसानों को ज़मीन देने का जो लैंड रिफॉर्म है, उसका आप रिवर्स कर रहे हैं, जो छोटे लघु किसानों के हाथों में से ज़मीन ले रहे हैं। तो ये धरनी का बहुत से बड़ा प्रॉब्लम। धरनी के बारे में बात करते हुए किरण जी, आपने हमको बताया कि किस तरह करीब 100 साल हो गए हैं अभी लैंड सर्वे का वादा होने के बावजूद वो हुआ नहीं। 100 वर्षों में दोबारा अभी कोई लैंड सर्वे नहीं हुआ। मैंने अभी पिछले दिनों ऐसा सुना कि जो लैंड्स के नॉमेनक्लेचर्स हैं वो बड़े कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रेंज टाइप के हैं। जैसे मैंने सुना कि कोई एनिमी लैंड भी नाम की कोई चीज होती है। मतलब आपने भी कभी ये सब, चूंकि आप किसानों के मुद्दों को उठाते हैं और कानून में थोड़ा अंदर तक घुसे हुए हैं, कि किस तरह से ऐसी जमीनें जो शायद कभी 1857 की के जमानों में उन लोगों ने जो 1857 में इसमें शामिल थे, उस रिवॉल्यूशन में, उनसे जो सीज की गई थी, उनके कुछ नाम हैं जो अभी भी लैंड रिकॉर्ड में उसी तरह से चले आ रहे हैं। तो ये लैंड रिकॉर्ड्स में, रिकॉर्ड कीपिंग में हम लोगों का कोई अभी इन 75 वर्षों में अपना कोई एक नया नजरिया नहीं है, क्या है? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि ये इतना उलझा हुआ मामला है कि धरनी के केस में तो भाई ठीक है, उनको दे दिया गया, लेकिन उनके बेटों को और बेटों के बेटों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह से वो डिप्राइव हो रहे हैं। और अगर कोर्ट गए तो फिर इस तरह से बहुत उलझन में फंस जाएंगे। तो ये बताइए कि जमीनों के केस में क्या मसला है? क्या ये सिर्फ वही एक पावर सेंट्रिक अप्रोच के साथ, जिन लोगों के पास जमीनें थी उन्हीं के पास बनी हुई हैं, और उसके साथ नेक्सस ऑफिसर्स का, रियल्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स का एक पूरा बन गया है? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए हम दूसरे विपक्ष दल हैं, उनसे भी अपील कर रहे थे कि आप पहले ज़मीन का रीसर्वे पूरा करवाइए। क्योंकि जो ज़मीन जो खेती कर रहे हैं, उनके हाथ में ज़मीन होने की ज़रूरत है। लेकिन जो 50 साल से उस गाँव में भी नहीं है, सडनली 50 साल के बाद उनके नाम पे ज़मीन आ गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जहाँ जहाँ पे वो लोग जिसके नाम पे ज़मीन आ गए हैं, वो भी बहुत ही सरप्राइज़ थे। उनको पता भी नहीं था कि मेरे नाम पे कुछ 5 एकड़ का ज़मीन उस गाँव में होगा, क्योंकि वो ज़मीन को बेच के या ज़मीन को दे-दे के वो शहर आ चुके हैं 2 जनरेशन्स पहले। लेकिन उनके नाम पे अभी ज़मीन आ गया है। तो जैसे आप एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि एनिमी लैंड्स करके कैटेगरी में कुछ लैंड्स डाल दिए गए हैं, जो पहले ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे। या कुछ ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, उनके ज़मीन वो भी कुछ कैटेगरीज़ वैसे भी हैं। लेकिन सरकार की ये ज़िम्मेदारी है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, जो भी ऐसे ज़मीनें पड़ी हुई हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, और सरकार के नाम पे भी बहुत पोरंबोक ज़मीन ये सब होती है। इन सब ज़मीन को लेके आप जो ज़मीनहीन किसान हैं, उनको बाँटने की ज़रूरत है, तभी देश का प्रोग्रेस होगा। अगर आप किसी भी देश में देखें, दक्षिण कोरिया या वियतनाम या चाइना, किसी भी एशियन कंट्री में ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है कि ये लैंड रिफॉर्म्स अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्योंकि जब हर एक परिवार के हाथों में 2-3 एकड़ का ज़मीन होगा, तब उस परिवार आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है, और उनके आगे जो पीढ़ी है,
वो एजुकेट होके डेवलप हो सकती हैं। लेकिन ये सरकार ये ज़िम्मेदारी ना निभाते हुए उसका रिवर्स प्रोसेस ये लगा रहे हैं, ये एक बात है। और रीसर्वे का इन्होंने नाम ही नहीं लिया। और दूसरा ये भी चीज़ है कि बहुत सारे जो छोटे लघु किसान हैं, उनके हाथ से भी ज़मीन छीना जा रहा है, लैंड एक्विजिशन के नाम पे। कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके नाम पे। लेकिन जो 2013 में राष्ट्रीय स्तर पे एक लैंड एक्विजिशन का या जमीन अधिग्रहण का एक नया कानून बना था, जिसके अंदर किसानों के जो हक हैं उनको सही तरह से रिकॉग्नाइज किया गया था, और उनको कितनी मुआवजा मिलनी चाहिए या उनका जो हक होता है कि ये प्रोजेक्ट बनना है कि नहीं बनना है, ये सबको इन्होंने बाहर करते हुए एक नया कानून यहाँ पे तेलंगाना में लागू किया है, जिसमें वो जमीन दार जो किसान हैं, उनका हक बिल्कुल भी नहीं है, सरकार अपनी मनमानी से छीन सकती है। तो ये भी एक मामला है जमीन को लेते हुए। और हम तो ये देखे हैं कि एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि ये जमीन के रीसर्वे करेंगे, और जो भी धरनी में जो प्रॉब्लम्स हैं जमीन के पट्टे के ऊपर, उसको एक टाइम बाउंड तरह से सुलझा के एक अच्छा बेहतर डिजिटल सिस्टम इन्होंने बनाएंगे। इसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे, अगर आप बीआरएस सरकार से पूछें तो ये कहेंगे कि धरनी जैसा बढ़िया सिस्टम पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है, ये कहेंगे। तो अगर प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे तो उसको सुलझाएंगे कैसे? तो ये तो जमीन का मुद्दा है। इसके इसी के अंदर एक और बात में मैं कहना चाहता हूँ। जी। बीआरएस सरकार का एक और भी एक बड़ा ये आश्वासन था जब 2014 में उन्होंने पावर में आया कि अ, हर एक दलित फैमिली को जिनके पास जमीन नहीं है, उनको 3 एकड़ जमीन देंगे। ये बहुत ही बड़ा वादा इन्होंने किया, और इन्होंने कहा कि ये पहला फाइल होगा जिस पे हम साइन करेंगे, वो सब। बहुत ही फैनफेयर के साथ वो कह रहे थे, क्योंकि उनको दलितों का वोट्स चाहिए थी। लेकिन उनके सरकार के आंकड़ों से उन्होंने घोषणा की थी कि 3 लाख दलित फैमिलीज़ हैं जो ज़मीनहीन हैं। और दलित फैमिलीज़ और ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो खेती करते हैं फिर भी ज़मीनहीन हैं, ऐसे 3 लाख परिवार हैं। इन सबको 3 एकड़ का ज़मीन हम देंगे। लेकिन पूरे 4 साल वो स्कीम चलने के बाद सिर्फ 6,000, यानी कि 2% लोगों को ही थोड़ा ज़मीन मिला है। उसके बारे में उस स्कीम के उसके बाद में उस स्कीम के बारे में बात करना भी छोड़ दिए इस सरकार। तो ये भी एक ज़मीन का मुद्दा है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो ऐसे तबके के लोग हैं, दलित्स हो सकते हैं, कुछ बीसी कम्युनिटीज़ के हो सकते हैं, उनके हाथ में ज़मीन लाना एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है सरकार की। बीआरएस सरकार ने तो आश्वासन दी, लेकिन बिल्कुल ही उसके ऊपर इन्होंने अटेंशन नहीं दी। हमको ये बताइए किरण विस्सा कि खुद अब करीब 15 साल आपको हो गए जमीन पर काम करते हुए, जैसा कि हमने पहले भी बताया और जैसा मुझे पता चल पाया। ये क्या वजह थी कि आपने अपनी ये सब नौकरियां वोकरियां छोड़ करके और अपना जो आपका एक प्रोफेशन था उसको छोड़कर आप ये किसानों की दुनिया में उतरे, जबकि खुद किसानों को भी अपने जीवन से इतनी निराशा होती है कि कभी ज्यादा सुनते हैं कि आत्महत्याएं इधर के दिनों में। तो एक ऐसा फील्ड जो खुद ही एक अपने आप में अवसाद, दुख और अंधेरे से भरा हुआ है। कभी हम लोग छोटे थे तो सुना करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है और कृषि पर नीतियां और कृषि। तो आप तो खुद चले गए, खुद आईआईटी और आईआईटी के बाद बड़ी बड़ी नौकरियां करके फिर आखिरकार आप वापस आ गए। ये बताइए कि आप क्यों वापस आए, क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है, आपके पिता क्या खुद करते हैं, या किस तरह, मतलब क्या रीजन है कि आप ये किसानों की दुनिया में वापस आए? हाँ, तो एक तो वजह है कि मेरे वापस आने का अ, देश के लिए कुछ करना है, और देश के जो पिछड़े तबके के लोग हैं,
उनके लिए कुछ करना है, उनके हक के लिए कुछ करना है, ये एक बड़ा मोटिवेशन था। और उसमें मुझे लगता था कि किसान जो हैं, खेती जो करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हमारे देश में। क्योंकि जो ये उगा रहे हैं, जो ये पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये पूरे हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी वाली चीज़ें होती हैं। जो खाद जो खाने का फसल जो होते हैं या कपास हो सकता है या जो भी है, जो प्राइमरी नीड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, मानव के, उसका उत्पादन तो किसान करते हैं। लेकिन मैं तो अमेरिका में रहा हूँ, मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इंजीनियर रहा हूँ, मैं सैटेलाइट फ़ोन्स भी बनाया और सबसे छोटे फ़ोन कैसे बना सकते हैं या सबसे बड़ा सिस्टम कैसे बना सकते हैं। मुझे लगा था कि उस सब से उस टेक्नोलॉजी से मानव कल्याण इतना नहीं होगा जितना किसान मुझे लगा कि ये हमारे सिस्टम में बहुत ही इम्बैलेंस है। यानी कि एक आईफ़ोन अगर आप देखें तो 1 लाख से ज़्यादा बिकता है। लेकिन एक बोरी धान अगर आप देखें तो उसको 2000 भी नहीं मिलता है। लेकिन इसको उत्पादन करने में जितना कष्ट है, इसका जितना मानव को ज़रूरत है, उतना आईफ़ोन की ज़रूरत नहीं है। आईफ़ोन के बिना भी लोग रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लोग जो बहुत ही हाइली एजुकेटेड हैं, ये आईफ़ोन का जो समस्या है, इसको बेहतर कैसे बनाना है, इसके ऊपर काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खेती को कैसे बेहतर कर सकते हैं, किसानों के जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करने वाले और एजुकेटेड लोग बहुत ही कम हैं। तो मुझे लगा कि इसी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, ये मेरा मोटिवेशन था। मैं अभी मानता हूँ कि ठीक है, जैसा आप कह रहे थे कृषि एक संकट में है, बहुत ही समस्याओं से भरी है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि किसान अभी भी एक अ अपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट से रहने वाले लोग हैं और गाँव में रहते हुए जब वो उत्पादन करते हैं और अच्छा फसल उनका निकलता है, जो सैटिस्फैक्शन और जो उभार हमें उनके चेहरे पे दिखता है, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कम्युनिकेशंस इंजीनियर के मन में है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को भी ये जो सेक्टर है, खेती या पशुपालन हो सकता है, जो भी प्राइमरी प्रोडक्शन के सेक्टर्स हैं, उसको भी इतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, जितना हम कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी और चीज़ पे देते हैं। आपने बताया नहीं कि आपके पिता क्या करते रहे? वैसे मेरे पिताजी तो मेरे दादाजी के वक़्त कुछ ज़मीन थी हमारे फ़ैमिली में, खेती करते थे। लेकिन मेरे पिताजी तो इंजीनियर थे। मैं भी एक छोटे से इसमें स्मॉल टाउन में बड़ा हुआ हूँ। तो वैसे मेरा जब मैं स्कूल में जाता था, वो स्मॉल टाउन सब कौन सा मेरा कहाँ खेती कहाँ का एक्सपोज़र नहीं था। कहाँ आप बता रहे हैं, कहाँ बड़े हुए आप? स्मॉल टाउन? कर्नूल करके आंध्र प्रदेश में एक छोटा टाउन है, वहाँ पे हाँ, मेरे पिताजी काम कर रहे थे, मैं भी वहीं पे पढ़ा था। हाँ। तो वैसे मेरा डायरेक्टली खेती में प्रवेश नहीं था जब मैं के बड़ा हो रहा था। लेकिन अमेरिका जाने के बाद वहाँ पे एक वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन है, जो एसोसिएशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट करके, बहुत सारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे, हम सब मिलके ये इसको बनाए थे। उससे मेरा जो सामाजिक कार्यकर्ता का किस जो किस साल किस सफ़र साल है, में बनाया वो था ये ऑर्गेनाइज़ेशन? किस साल में आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया था? हाँ, वैसे ये ऑर्गनाइज़ेशन 1991 में बना था। हुँ। मैं तो 1995 में यूएस गया था। तभी बना हुआ था, एक छोटा ऑर्गनाइज़ेशन था। उसको लेके हम हर एक यूनिवर्सिटी में इसका चैप्टर बनाए और बहुत इसका फैलाव किए थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसका एक तरीका या कुछ मार्ग ढूँढते होंगे। उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन हमने बनाया। और यहाँ पे जो भी गाँव में काम करते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं, जो शहर में स्लम्स में काम करते हैं,
और किसी भी चीज़ पे के ऊपर खेती की हो सकती है, एनवायरनमेंट का हो सकता है, ह्यूमन राइट्स हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी चीज़ पे काम करते होंगे, उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनको मदद करना, ये हमारा ये था। तो ये मेरे सामाजिक कार्यकर्ता के सफ़र में पहला प्रवेश था। उसके बाद में मुझे लगा कि इसमें ही बहुत सैटिस्फैक्शन है, जो ये टेक्नोलॉजी के काम करने से ज़्यादा लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा ये दिलचस्पी थी मुझे, और इससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन भी एक हमारे जीवन के लिए भी एक मकसद होनी चाहिए। तो मेरा मकसद ये था कि जितना ज़्यादा लोगों का मैं उनके जीवन में कुछ डिफरेंस हम कर पाएँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्यों आपको लगा कि लोगों के जीवन में डिफरेंस पैदा हो तो आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके वार्डरोब भर जाएँ, उनके पास जूते हो जाएँ, उनके पास ज़्यादा घड़ियाँ हो जाएँ, ज़्यादा एक्युमुलेट कर लें, तो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन। आपको क्यों नहीं अपने उस सेल्फ कंटेन्ड ज़िंदगी में सेल्फ सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं था? मुझे लगता है कि एक्चुअली जो जो अभी वो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो खुद ज़्यादा पैसे कमाना और इस सब के ऊपर ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। सभी को अपना-अपना एक दिलचस्पी होती है, वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से ज़्यादा लोगों को कुछ साल बाद, कभी ना कभी, 60 साल पे हो सकता है, 70 साल पे हो सकता है, उनको ये लगेगा कि ये सब चीज़ जो है, जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है? वो रियलाइज़ेशन 60 पे हो सकता है, 70 पे हो सकता है। मुझे तो 25 पे हो गया है, मैं वो लकी मानता हूँ अपने आप। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप ये इरादा करके सचमुच जिसे कहते हैं कि रियलिटी की एक खुरदुरी ज़मीन पर उतरे और आपने आईटी और कम्युनिकेशन की दुनिया से पैर निकाल कर खेत की दुनिया में जब रखा, तो क्या नया सीखा क्या? क्या आपको सब कुछ वहाँ पहले से तय और बना-बनाया मनमाफ़िक मिलता रहा या फिर शुरुआती 4-5 साल कुछ आपके अंदर ही एक सेल्फ डाउट आने लगा कि ऐसा क्यों किया? नौकरी चल रही थी तो वही करते रहते, ये कहाँ आके फँस गए? नहीं, वैसा सेल्फ डाउट तो नहीं हुआ कि क्यों यहाँ पे फँस गए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जब आप इसमें उतरते हैं, तो बहुत सीखने का होता है। क्योंकि मैं तो खेती का परिवार से नहीं आया, लेकिन मैं जो अपनी पत्नी से शादी किया था, वो मेरे पत्नी के फैमिली खेती में है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो उनके ज़मीन पे जाके, उनके गाँव में रह के मैं भी एक सजीव खेती कैसे कर सकते हैं, जो केमिकल के बिना भी खेती कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी वहाँ पे रह के थोड़ा-सा मैंने सीखा है। और छोटे किसान को कैसी प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, हर एक साल खेती करना कितना चैलेंजिंग चीज़ होती है। ये सब मैंने कुछ एक्सपीरियंस से भी सीखा है। और बहुत सारे किसानों को विज़िट करते हुए, इनके खेतों को देखते हुए, थोड़ा बहुत मैं खेती भी सीखा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि खुद खेती करने में अगर हम पूरे इसमें रह गए, तो खेती के जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, उनको सुलझाने में हमारा टाइम बहुत ही कम लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादातर मैं सोशल एक्टिविस्ट बनूँ, और जहाँ पे भी समस्याएँ हैं, उसके हल ढूँढने में ज़्यादा टाइम लगाऊँ। और इसी सफ़र में मैं चलता गया। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब आप ज़मीन पे उतरते हैं और किसी भी ऐसे क्षेत्र में, ख़ास करके सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी के तरह जैसे पागलपन भी कह सकते हैं, या जो उनका अंदर से एक जज़्बा है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ये आप अकेला तो बिल्कुल ही नहीं महसूस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे साथियों को ढूँढते हुए, उनको इकट्ठा करते हुए आप जब आगे जाते हैं, तो ये बहुत ही सुहाना सफ़र मुझे लगता है। इसी सफ़र के अंदर हमने एक रैतु स्वराज वेदिका भी बनाया है। ये बहुत ही ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें हज़ारों लोग अभी जुड़े हैं।
जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किसानों के को ऑर्गेनाइज करते हुए उनके हकों के लिए, उनके लिए बेहतर पॉलिसीज के लिए, उनके लिए बेहतर जमीन के क्षेत्र पे कैसे खेती कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि जहाँ पे भी किसानों का कोई भी मुद्दा आता है, तो मीडिया वाले लोग भी होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी होते हैं, हमारे राय पूछने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम किसानों के साथ बहुत ही जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भी ऐसा मान लीजिए मेन स्ट्रीम से हटके सामाजिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सैटिस्फैक्शन की चीज़ है और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, तो जो आपके तरह ही सोचने वाले लोग, चलने वाले लोग मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पर ये भी तो किरण जी सवाल उठता है कि क्या आप अपनी भूमिका जब आप किसी समस्या या किसी क्षेत्र को लीड कर रहे होते हैं, बेशक आप उसमें कोई लीगल दिशा में कोई लीड कर रहे हों या कुछ उनके आंदोलन को जमीनी सतह पर कर रहे हों, तो एक मसीहा वाली एक जो एक फीलिंग या इरादा होता है वो, और दूसरा होता है कि आप खुद उनके अंदर जो लोग अपनी डे टू डे की समस्याएं फेस कर रहे हैं उनके अंदर एक डायनामिज्म कैसे पैदा किया जाए। तो ये आप को अंदाजा है कि ये तो जैसे ही आप जमीन से हटेंगे या आपका संगठन, फिर चीजें वापस वहीं के वहीं पहुंच जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम माने हमारे पूरे ग्रुप में इसका कॉन्शियसनेस रहा है कि हम मसीहा नहीं हैं और हम अपने आप को इतना सेल्फ इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहिए। और जो वास्तव में जो लोग ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये उनकी लड़ाई है। तो और क्षमता भी उनमें है। जो समस्याओं को फेस करके फिर भी अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में जो एक होप आशा के साथ सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें एक क्षमता लड़ाई की क्षमता है। वो हर एक रोज़ वो लड़ाई चला रहे हैं। तो उनके बारे में बहुत ही रिस्पेक्ट से यानी कि वो आगे हैं और हम उनके मदद में हैं। ऐसा एक चित्र तो हमारे मन में है। तो इसी के हिसाब से हम हमारा जो भी कार्यक्रम है उसको चलाते हैं। अ लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि अ, हर एक लड़ाई क्या वो किसान मान लीजिए बटाईदार किसान है। बटाईदार किसान क्या अपने खुद की लड़ाई खुद लड़ने की इसमें है या नहीं, वो एक कई बार वो प्रश्न रहता है, क्योंकि मान लीजिए बटाईदार किसान है, उनके पास 1 ही एकड़ की ज़मीन है, वो 4-5 एकड़ किसी मालिक से ले रहा है। जब हम कहते हैं कि आप को एक कार्ड मिलना चाहिए और आपके ये 5 एकड़ ज़मीन जो खेती लीज़ पे लेके कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर बैंक से लोन लेना है, तो आपको मिलना चाहिए। अगर रैतु बंधु है, तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो ये बात उठाते हैं, तो ज़मीन का मालिक कहेंगे कि हम आपको ज़मीन के लीज़ पे नहीं देंगे। क्योंकि ज़मीन का मालिक ये कर रहे हैं अभी भी कि उनके पास में पट्टा है, उसको अगर आप वो बैंक में लेके जाते हैं, तुरंत आज के बिना पास का एक लोन मिल जाता है। उसको वो फाइनेंस करते हुए किसी और इनकम भी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसके वजह से ये बटाईदार किसान खुद ज़्यादा ताकत से बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनमें वो ताकत बढ़ाना भी किसी आउटसाइड व्यक्ति का काम होगा। नहीं तो क्या होता है कि वो उसी सिचुएशन में फँसे रहते हैं। तो जब हम ये लगातार उठाते रहे इनके हक की बात, तो हम देखते हैं कहीं न कहीं उनका ताकत भी बढ़ जाता है। एक गाँव में हमने ऐसा देखा कि वो बटाईदार किसान हैं। पूरे गाँव के बटाईदार किसान एक जगह पे आके इन्होंने रेज़ोल्यूशन कर दिया कि ज़मीन के मालिक तो ₹12,000 एकड़ का लीज़ का अमाउंट डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उतना अगर हम देंगे, तो हम पूरे नुकसान में पड़ जाएँगे। अपने धान बेचने के बाद भी। इसीलिए हम सिर्फ़ 8,000 दे सकते हैं।
उन्होंने सब मिलके तय किया। अगर वो मिलके नहीं तय किया, अगर एक किसान ऐसा बोलता है कि 12,000 मैं नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 8,000 दे सकता हूँ, तो ज़मीन का मालिक तो दूसरे किसान को दे देगा वो। तो लेकिन वो 100 लोग मिलके जब रेज़ोल्यूशन बनाए, तो वो ज़मीन का लीज़ का रेट जो 12,000 था, वो अभी 8,000 पे आ गया है। तो ऐसे चीज़ हम देखना चाहते हैं कि वो बटाईदार किसान खुद एकत्रित होके वो खुद की लड़ाई लड़ें। लेकिन हम ऐसा भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि डे 1 से वो लड़ाई में आगे रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल भी है। ठीक है। तो ये बताइए हमको कि तेलंगाना में जो किसान हैं, हुँ, उनके सामने आपने और कौन-सी दूसरी बड़ी समस्याएँ कुछ तो हमने बातें पिछले 1 घंटे में की ही, हुँ, लेकिन कुछ और भी एक आउटसाइडर के तौर पर, चूँकि खुद आप सीधे तौर पर ना तो खेती-किसानी से जुड़े हैं और ना कोई आपका इरादा है आगे खेती-किसानी करने का। बेशक आप किसानी में या खेती में लगे हुए जो किसान हैं, उनकी सीमांत किसान हों, छोटे किसान हों या बटाईदार हों, उनकी समस्याओं को लेकर आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो और क्या-क्या समस्याएँ हैं जिनका सामना कर रहे हैं किसान? हाँ, और बहुत सी समस्याएँ हैं। एक तो ये है कि जब वो फसल पैदा करते हैं, कुछ फसलों का अच्छा दाम मिल जाता है, कुछ फसलों का नहीं मिलता है। तो अभी मान लीजिए तेलंगाना क्षेत्र में सरकार का भी एक एम्फसिस रहा है। ये भी हम एक क्रिटिक की तरह देखते हैं तेलंगाना सरकार को। तेलंगाना के अपने ज़मीन के लिए जो सूटेबल फसल है, जो ज्वार हो सकता है, जो कई सारे ऑयल सीड्स हैं, सनफ्लावर है या मूँगफली है या तुअर दाल है या मूँग दाल है, ये सब चीज़ क्या हो रहा है कि वो पूरा डिसअपियर हो रहे हैं। क्योंकि इनका अच्छा मार्केट नहीं है, इनका एमएसपी नहीं मिलता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन सरकार की दृष्टि पूरा 2 ही फसल के ऊपर है, धान और कपास। तो अगर आप सिर्फ धान और कपास पे दृष्टि रखेंगे, तो किसान क्या करेंगे कि ये दूसरे फसल छोड़ के ये पूरा धान और कपास में ही आने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन धान और कपास के लिए उनको सिंचाई की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत बोरवेल्स डालते हैं। वो बोरवेल्स के लिए हर एक बोरवेल के लिए 50,000 से लेके 1 लाख तक उनका खर्चा होता है। वो कर्ज़ में चले जाते हैं। अगर वो बोरवेल फ़ेल हो जाता है, तो और भी कर्ज़ में डूब जाएँगे और जाते हैं और कई ऐसे किसान हैं जिनके जो 4-5 बोरवेल डाले हुए हैं, लेकिन पानी नहीं मिला है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो तेलंगाना बनने के बाद लोग क्या उम्मीद करते थे कि एक तरफ जो यहाँ के फसल हैं, उनको भी अच्छा मूल्य और अच्छा मार्केट अगर मिले, तो यहाँ के लिए जो सूटेबल फसल है, उन्हीं को उगा सकते हैं। ये नहीं हुआ है। ज़्यादा पिछले 10 साल में धान का और कपास का ही एकरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये असंतुलन जो है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है जो इन्होंने सिंचाई के बारे में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पे एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही पुअर है। यानी कि जबकि कालेश्वरी के बारे में तो खुद बीआरएस सरकार जो है ये कहती है कि इससे बहुत किसान जो है खुशहाल हुए हैं और बहुत ही जो जो सिंचाई का क्षेत्र का उसका जो रकबा है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कहते हैं वो? वो बिल्कुल गलत है। वही तो क्या है कि ये सरकार खास करके ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो आधिकारिक समाचार उनको बाहर रखना चाहिए, वो नहीं रखते हैं। तो इसलिए वो चित्र अपना जो सूटेबल चित्र है, उसको बना के लोगों के सामने रखने का वो कोशिश करते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक 1,10,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है। लेकिन कुछ 10 हज़ार एकड़ का भी सिंचाई इससे नहीं मिला है अभी तक। और जहाँ मिल रहा है, वहाँ पे भी उसका खर्चा इतना ज़्यादा है क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन माने आपको इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत
जो एक्सपेंडिचर आपको रखना पड़ेगा, तो एक इंजीनियर्स और जो इस पे विशेषज्ञ होते हैं उनका ये एस्टिमेट है कि हर एक एकड़ को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अंदर सिंचाई देने में 50,000 से लेके 65,000 तक उसका खर्चा होगा। अगर आप 1 एकड़ में 50,000 खर्चा कर रहे हैं, तो वो 50,000 आप खुद किसान को दे देंगे तो वो बिल्कुल ही कोई भी फसल पैदा कर सकता है। तो इतने खर्चे से आप इतने कम ज़मीन को आप सिंचाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्शन करने का भी अभी तेलंगाना सरकार के लिए एक ये अच्छा हुआ कि पिछले 4-5 साल में बारिश बहुत अच्छा हुआ। हर एक साल अच्छा हुआ। कुछ साल तो हद से ज़्यादा ही बारिश हुआ। इससे क्या हुआ कि सभी जो लेक्स रहते हैं, टैंक्स रहते हैं, वो भर चुके हैं और ज़मीन के नीचे जो पानी रहता है, वो भी भरपूर है। तो इसलिए बोरवेल में जो ड्राई हो चुके थे, वहाँ पे भी थोड़ा पानी आ गया और जो ये तालाब हैं, वो भी भर चुके हैं। यहाँ से भी सिंचाई हो रही है। तो अगर आप बड़ा चित्र देखें तो इरिगेटेड एरिया में लगभग 20 से 25% ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में, ऐसा दिखता है 5 साल से पहले के। लेकिन 5 साल से पहले वो ड्रॉट ईयर्स थे। अभी तो पूरे बारिश के ईयर्स थे। इसके वजह से इरिगेशन बढ़ा, लेकिन कालेश्वरम से कितने हज़ार एकड़ ज़मीन को पानी मिला, अगर आप पूछते हैं ऑफिशियली, तो ये आंकड़े भी नहीं निकालते हैं, क्योंकि उससे ये साफ सामने आ जाएगा कि 1 लाख करोड़ को खर्चा करने के बाद इतने कम ज़मीन को पानी मिल रहा है। हम्म। तो ठीक है, ये सब बातें, चाहे वो कालेश्वरम का मुद्दा आपने तो बताया ही और बहुत ही विस्तार से बताया, थोड़ी देर पहले भी आपने कालेश्वरम का जिक्र किया था, लेकिन जो आपने किसानों के सामने दूसरे मुद्दों के बारे में बात की, उस बारे में ये जो वीआरएस की सरकार है, वो कितनी गंभीर आपको दिखाई देती है? हालांकि ये भी बातें हुई कि वीआरएस की सरकार बातों को घुमाती है और झूठ बोलती है वगैरह वगैरह योजनाओं को लेकर के, लेकिन एक चीज होती है कि आपका इरादा आ, कितना पवित्र है या है भी कि नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में बीआरएस सरकार का अप्रोच क्या है, इतनी बड़ी संख्या में किसानों के सामने मौजूद समस्याओं को लेकर? हाँ, मुझे लगता है कि बीआरएस का अप्रोच जो है, वो थोड़ा लोगों को गुमराह करने का के बारे में ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसानों के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं ऐसा। ठीक है, किसान के वोट्स ही ज़्यादा हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, कुछ ऐलान भी करते हैं, लेकिन इनका अप्रोच ये रहा कि एक सिल्वर बुलेट अप्रोच जो हम कहते हैं कि एक बड़ा घोषणा करेंगे और पूरा किसानों का मामला हल हो जाएगा। तो ऐसे ये रैतु बंधु कहते हैं या कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये 2 ही चीज़ हैं जो इन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा ये घोषणा किया है, और रैतु बीमा करके एक भी है, जिसके अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन्होंने लगाया कि अगर किसान के परिवार में जो जो भी पट्टेदार हैं, अगर वो पट्टेदार गुज़र जाते हैं तो 5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलते हैं। वो भी अच्छी स्कीम है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर आप ऐसा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम दे रहे हैं, जो सोशल सिक्योरिटी का मामला है, तो ज़मीनहीन किसान को भी देना चाहिए, सिर्फ पट्टेदार किसान को नहीं, वो हमारा डिमांड है, वो ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप किसानों के हित सही में चाहते हैं, तो 8-10 इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। रेवेन्यू का सिस्टम जो है, लैंड रिकॉर्ड्स का सिस्टम जो है, फसल नुकसान जो है, फसल बीमा जो है, फसल की खरीदारी जो है, सभी फसलों की खरीदारी, या बटाईदार किसानों को का पहचान जो है, बैंक से लोन मिलने का मुद्दा जो है, ये सब आप 8-10 ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उन सबको अगर अच्छी तरह से लागू करेंगे तभी खेती आगे बढ़ेगी। लेकिन आप सिर्फ 2 घोषणाएँ करते हुए पूरे सभी और 6-8 चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे, तो ये नहीं चलेगा। और ठीक है, पहले 2-3 साल में आप ये मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तेलंगाना सरकार, बीआरएस सरकार में, कि वो किसी को नहीं सुनते हैं।
मान लीजिए ये बटाईदार का किसान का एक उलझा हुआ मुद्दा है, तो इसको सुलझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 3 साल बाद जब हम जाते हैं कि इसको आपको करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सुनने वाला ही नहीं है इस सरकार में। जो मुख्यमंत्री के मन में आता है सिर्फ वही होगा, जो उनके मन में नहीं आता है वो नहीं होगा। ऐसे मंत्री भी जब हमारे बात को सही मानते हैं, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री को समझाने का उनके लिए कैपेसिटी नहीं है, और सुनने का कैपेसिटी मुख्यमंत्री के पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, 2 चीज़ कर देंगे तो पूरा समस्या हल हो जाएगा। तो यही बड़ा प्रॉब्लम है किसानों के साथ तेलंगाना सरकार में। तो बिल्कुल आखिर में अब हमको किरण कुमार विरसा बताइए कि ये जो आने वाले जो चुनाव हैं बस आ ही गए समझिए, तो तेलंगाना के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन इलेक्शंस में? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि खास करके छोटे लघु किसान, ज़मीनहीन किसान, बटाईदार किसान ये लोग हैं, जो 90% हैं तेलंगाना के खेती के परिवार में, 90% से भी ज़्यादा हैं। उन सबको हम ये कहेंगे कि आप सोचिए, सिर्फ जो न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टाइज़मेंट दिखाते हैं, उसके ऊपर मत जाइए। आप सोचिए, और आप पूछिए जो भी प्रतिनिधि आते हैं किसी भी पार्टी से, क्या आप छोटे लघु किसानों को पहचान के, बटाईदार किसानों को पहचान के, जो वास्तव में खेती करते हैं उसके हित में काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर आप सिर्फ जमीन का पट्टा जो है उसके आधारित ही आप सभी स्कीम को लागू करेंगे, तो जो बहुत ही बड़े रईस लोग हैं, उनको ज़्यादा पैसा जाता है, जो हम छोटे लघु किसान को उनको कम पैसा मिलता है। ये आप बदलेंगे या नहीं? ये आपको पूछना है। और जो बदलने के लिए तैयार हैं, उनको आप वोट दीजिए। क्योंकि ये जो सरकार बहुत बड़े एडवर्टाइज़मेंट करके जो कह रहा है कि हम इतने लाख दे रहे हैं, इतना हज़ार दे रहे हैं, ये सब केसीआर के पैसे नहीं है। ये सब बीआरएस पार्टी के पैसे नहीं है, ये सब आपके पैसे हैं। ये सब साधारण लोगों के पैसे हैं, जनता के पैसे हैं। तो जनता के पैसों को कैसे यूटिलाइज़ करना हमारे हित में, यानी कि मेजॉरिटी किसानों के हित में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं और वो रईस लोगों को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं इसमें, तो आपको बिल्कुल उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण कुमार विरसा, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। उम्मीद है कि आपको इस शो में आकर खुशी हुई होगी और हम लोग कुछ सार्थक बातें कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान जी। बहुत अच्छे सवाल और चर्चा हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू। हाँ, उम्मीद है कि हम लोग आगे भी इस चर्चा को कभी और विषय में जारी रखेंगे। तो फिलहाल आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। बोल इंडिया में आज हमारे साथ थे एक्टिविस्ट किरण कुमार विरसा, जो कि तेलंगाना में रायतू स्वराज वेदिका के को फाउंडर भी हैं। कुछ कहना चाहते हो आज की इस बातचीत के बारे में, तो आप हमें यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि ये बातचीत आपको कैसी लगी। मिलेंगे बोल इंडिया में अगले मेहमान के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।